नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। कोलकाता से बदलापुर, महाराष्ट्र के बदलापुर तक सारी कहानियां दिल दुखाने वाली आ रही हैं। एक तरफ कोलकाता में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ तमाम जगहों से खबरें आ रही हैं बलात्कार की, हत्याएं हो रही हैं, यौन शोषण है, बदसलूकियां हैं। महिलाओं के साथ हर दिन हर घंटे ये हादसे और अत्याचार हो रहे हैं। और ये देश के किसी एक हिस्से की बात नहीं है, देश के हर राज्य में आए दिन महिलाएं इनसे जूझ रही हैं और लड़ रही हैं। उनकी सुरक्षा की मांग के लिए उनके समर्थन में जगह जगह पर बड़े पैमाने पर सड़कों पर लोग भी उतरे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि महिलाओं के साथ बढ़ते इन अपराधों को हम नहीं रोक पा रहे, और क्यों नहीं हमारी सड़कें, दफ्तर और कोई भी पब्लिक स्पेस महिलाओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है? आइए 5 की बात में आज नजर डालते हैं देश भर से आई ऐसी ही रिपोर्ट्स पर। महिलाओं पर अत्याचार की रिपोर्ट्स, महिलाओं के खिलाफ अपराध की रिपोर्ट्स देश भर की तस्वीर हमारे सामने लाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता की। तो कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी यानी कि रेप और उसके बाद हत्या के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के मुद्दे पर नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स से नेशनल प्लान मांगा है। टास्क फोर्स से 3 हफ्ते में एक अंतरिम रिपोर्ट मांगी गई है। टास्क फोर्स से 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट मांगी गई है, यानी कि पहले 3 हफ्ते में एक अंतरिम रिपोर्ट और 2 महीने के बाद में 3 हफ्ते में अंतरिम और 2 महीने में फाइनल। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई से जांच रिपोर्ट भी मांगी है। ये रिपोर्ट कोर्ट में इसी गुरुवार तक जमा करानी है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये सिर्फ कोलकाता में हत्या का मामला नहीं है, ये मुद्दा देश भर में है और देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा का है। डीवाई चंद्रचूड़ ने पश्चिम बंगाल सरकार और हॉस्पिटल प्रशासन को फटकार लगाते हुए ये कहा कि एफआईआर देर से क्यों दर्ज की गई है। हॉस्पिटल प्रशासन आखिर क्या कर रहा था? जब हत्या हुई थी तो पीड़िता के माता पिता वहां मौजूद नहीं थे, तो ये हॉस्पिटल प्रबंधन की जिम्मेदारी थी कि वो एक एफआईआर दर्ज कराए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम डॉक्टरों से अपील करते हैं कि वो काम पर लौटें। पीड़िता की पहचान उजागर होने पर चिंता जताते हुए कोर्ट ने कहा कि ये बेहद चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और पूछा है कि आखिर प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, उन्हें इतनी देरी से पूछताछ के लिए क्यों बुलाया गया और उन्होंने ऐसी निष्क्रियता क्यों दिखाई, यानी कुछ भी क्यों नहीं किया। ये व्यवस्थागत विफलता का संकेत है, एक नाकामी है। बंगाल सरकार से अस्पताल में हंगामे पर जांच रिपोर्ट मांगी गई है। जो तोड़फोड़ में शामिल थे उन पर कार्रवाई हो। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस पर अगली सुनवाई भी होनी है। We want CBI to file a status report before this court on Thursday. Correct. We will take up the case on Thursday. We want CBI to apprise us on the status of the investigation. We are setting up, under the authority of this court, a national task force. The national task force will consist of a diverse segment of doctors from different parts of the country. We want them to make us recommendations in regard to the modalities to be followed across India. We're not only talking of the RG Kar Medical College and Hospital, but modalities to be followed all over the country for ensuring safety at the workplace first and foremost. हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने बात की है कि आज दिन भर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, जानकारी दे रहे हैं। उनके साथ मौजूद हैं वरिष्ठ वकील सत्यम सिंह। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से भी जांच रिपोर्ट मांगी है, पश्चिम बंगाल को भी फटकार लगाई है। किस तरीके से इस आदेश के मायने आम लोग समझे? देखिए, आज का जो ऑर्डर है वो काफी डिटेल्ड उन्होंने ऑर्डर दिया है और हम इसमें जो है फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके पहले मैं डॉक्टर मोनिका सिंह को रिप्रेजेंट किया हूँ। आज उन्होंने सबसे पहले तो क्या है कि जितने भी सर्कुलेशन हो रही हैं विक्टिम्स के नाम,
फोटोज वीडियो उसको रोकने की मांग की है। दूसरी चीज़ जो है उन्होंने नेशनल टास्क फोर्स बनाया 10 मेंबर्स का, जिसमें बाकी सारे जो जितने भी मेडिकल एसोसिएशन हैं उनसे जो सजेशंस मांगे हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें की हैं, FIR पे फटकार लगाया है, प्रिंसिपल के ट्रांसफर पे फटकार लगाया है। ये कई सारी चीज़ों को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए सवाल किए हैं और नेक्स्ट डेट पे CBI से उन्होंने रिपोर्ट मांगा। तो सर काफी अहम ऐसे मोड़ पर जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट इस केस की सुनवाई कर रहा था, CBI को जांच की सौंपी थी, अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करता है। जी, उन्होंने पहले CBI से रिपोर्ट मांगी, बाकी चीजें वो डिसाइड करेंगे जो है नेक्स्ट। तो एक कल जो बंगाल पुलिस पर भी बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं। जी, वो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से काफी ज्यादा रेज किया गया था, जिसको मिस्टर सिब्बल ने जवाब दिया कि DGP जो है वेस्ट बंगाल पुलिस के अंदर, मतलब उन्होंने उस तरीके से वेस्ट बंगाल को डिफेंड किया उस DGP वाले सवाल। लेकिन FIR की में देरी, इसके अलावा सुरक्षा अस्पताल की ना करना कि हजारों लोग कैसे घुस गए, ये तमाम सवाल ये कई सारे सवाल रहे कि सुबह की घटना शाम में रात को किस तरीके से हुआ, कि पहला FIR जो है रिपोर्ट हुआ तो पुलिस ने क्यों रिपोर्ट किया, विक्टिम्स के फैमिली की तरफ से या किसी मेडिकल स्टाफ ने क्यों नहीं किया। तो इस तरीके के कई सारे सवाल जो है प्रोसीडिंग के दौरान लिए गए और हमें लगता है जो नेशनल टास्क फोर्स उन्होंने बनाया ये काफी ही अच्छा स्टेप है, जिसमें सारे मेडिकल एसोसिएशन अपना सजेशन देंगे। लेकिन CGI ने खुद 10 से 15 सजेशन दिए हैं इसमें, जो हमें लगता है सबसे ज्यादा वेलकमिंग है, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर के हो, चाहे ड्यूटी रूम को लेकर के हो, चाहे किसी को एंट्री को लेकर के हो। इस तरीके से उन्होंने 10 से 15 सजेशंस खुद भी दिए और बाकी सजेशंस उन्होंने रिक्वेस्ट किया है बाकी मेडिकल एसोसिएशन से, और साथ ही साथ उन्होंने मेडिकल एसोसिएशन से रिक्वेस्ट किया कि प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ करें, जिससे आम जनता को कोई दिक्कत ना हो। तो कोलकाता हाई कोर्ट में क्या हो रहा है और कोलकाता में क्या हो रहा है, इस बारे में बातचीत करेंगे आगे। हमारे सहयोगी भी वहां मौजूद हैं, लेकिन पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कोलकाता हाई कोर्ट पर किशोरियों को लेकर। कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा टिप्पणी करते हुए रेप के आरोपी को बरी किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरोपी को बरी करने का फैसला दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विशेषज्ञों की कमेटी सजा को लेकर फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी लिखा है कि उसने आदेश में लिखा है कि अदालतों को फैसले कैसे लिखने चाहिए। इस मामले पर जस्टिस अभय S ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में सुनवाई करते हुए सलाह दी थी कि लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और 2 मिनट के सुख के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन टिप्पणियों पर संज्ञान लिया है और खुद सुनवाई शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों से फैसले लिखते समय उपदेश देने की अपेक्षा नहीं की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें नाबालिग से रेप के आरोपी को बरी कर दिया गया था और साथ ही साथ ये भी टिप्पणी की गई थी कि जो किशोरियां हैं उनको अपने यौन सुख के चलते खुद पर काबू रखना चाहिए और 2 मिनट के यौन सुख के लिए इस तरीके से दूसरे के हवाले नहीं करना चाहिए खुद को। हालांकि इस मामले में बहुत सारे संगठनों ने आवाज़ उठाई, कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर सवालिया निशान लगाए और खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी चौड़ी सुनवाई इस मुद्दे पर की। इस मामले में जस्टिस अभय S ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने लगातार सुनवाई की। पश्चिम बंगाल सरकार भी अपील में सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के खिलाफ पहुंच गई। लगातार सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणियां की कि अदालत का काम उपदेश देना नहीं होता, सिर्फ कानून के तहत फैसला करना होता है। इस तरह की टिप्पणियां हाई कोर्ट को नहीं करनी चाहिए थी, ये कहा गया और फिर लंबा चौड़ी सुनवाई के बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। अब एक बड़ा फैसला इस मुद्दे पर आया है और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और जो बरी किया था हाई कोर्ट ने आरोपी को, उसको फिर से दोषी करार दे दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको कितनी सजा होनी चाहिए ये एक विशेषज्ञों की कमेटी करेगी। इस मामले को हाई कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट को दोबारा से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को भेजना चाहिए था। खुद इस तरह इस मामले में इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ जो है अदालतों के लिए ऐसे मामलों में जिनमें खास तौर पर किशोर शामिल होते हैं, बलात्कार के मामले होते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के मामले होते हैं, ऐसे में अदालत को किस तरह फैसले लिखने चाहिए ये तमाम गाइडलाइन दी है अदालतों के लिए। एक बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और इसका बहुत बड़ा असर इन टिप्पणियों का था हाई कोर्ट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा
कि अदालतें जो हैं वो देश देने के लिए नहीं होती हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला काफ़ी अहम माना जा रहा है। और अब चलते हैं कोलकाता में इस वक्त क्या हाल है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई उसके बाद से लगातार हमने देखा कि देश भर में अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, मांगे हैं, जांच चल रही है इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई हुई, लेकिन कोलकाता में क्या हो रहा है इस बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तनुष्का दत्ता। तनुष्का, वहाँ से क्या आप हमें जानकारी दे सकती हैं इस मामले में? आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई है, कई अहम टिप्पणी हुई है, कहा गया है कि रिपोर्ट सौंपी जाए और एक टास्क फोर्स भी बना है। वहाँ पर अभी उस इंस्टीट्यूट के भी आसपास में क्या चल रहा है? यहाँ पर माहौल अभी भी गंभीर है, माहौल अभी भी काफ़ी आक्रोश से भरा हुआ है। डॉक्टर्स में ही नहीं सिर्फ, बल्कि जितने भी लोग हैं, जितने लोग रहते हैं कलकत्ता में, कलकत्ता के लोगों में भी काफ़ी अभी भी आक्रोश है इस मैटर को लेकर के। ये जो रेप और मर्डर का केस हुआ है आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में, और इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे निर्देश दिए हैं। जहाँ तक कि सीबीआई रिपोर्ट की भी बात है, उन्होंने सीबीआई की एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है इस हफ्ते के थर्सडे तक, और ये भी कहा है कि सीआईएसएफ फोर्सेस भी डिप्लॉय की जाए आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में। सिक्योरिटी और जो सुरक्षा का माहौल है उसे ध्यान में रखते हुए, किंतु ये सुप्रीम कोर्ट की सुओ मोटो कॉग्निजेंस हियरिंग के बाद भी जितने भी डॉक्टर्स हैं, स्पेशली जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, वो अब भी अपने स्टैंड से नहीं नीचे उतर रहे हैं। वो अभी भी विरोध करने वाले हैं। अभी भी जितने भी सर्विसेज हैं, जितने इलेक्टिव सर्विसेज हैं अस्पतालों के, वो अब भी स्ट्राइक पर रहेगी, अब भी हॉल्टेड रहेगी। आज शाम को इनफैक्ट इसी दौरान आरजी कर मेडिकल अस्पताल ही नहीं बल्कि जितने भी और रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है पूरे देश में, वो सारे डॉक्टर्स एसोसिएशन साथ में मिलके एक जनरल बॉडी मीटिंग कर रही है, ये डिसाइड करने के लिए, और अपने लीगल काउंसलर्स के साथ भी वो बात कर रहे हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आगे उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। वो ये स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे या फिर नहीं, और अगर करेंगे भी कंटिन्यू तो किस हद तक कंटिन्यू करेंगे, क्या उसकी अब किस हिसाब से उनका स्ट्राइक और प्रोटेस्ट जो विरोध का माध्यम है वो किस हिसाब से चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आज क्या जो सारे निर्देश थे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ही नहीं बल्कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैव कम डाउन प्रिटी स्ट्रॉन्गली ऑन सिर्फ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पर ही नहीं, पर कलकत्ता पुलिस पर भी, और सवाल वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उन पर भी उठाई गई है। तो ये सारे अभी जितने भी रेसिडेंट डॉक्टर्स बॉडी है वो अब तक विरोध करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि वो अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। इनफैक्ट नेशनल कैपिटल से भी, दिल्ली से भी जो खबर आई थी कुछ समय पहले कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल स्ट्राइक में और भाग नहीं लेने वाली है, उन्होंने इस विषय में एक क्लैरिटी स्टेटमेंट इशू किया है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जब तक सारे पैन इंडिया आरडीए की मीटिंग नहीं हो जाती है और वो सब साथ मिलकर ये डिसाइड नहीं कर लेते हैं कि आगे उनका क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, वो भी यूनाइटेड स्टैंड करते हैं इस कॉज के साथ और वो भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो कलकत्ता में सब पूरा माहौल आज भी, थोड़ी देर पहले भी एबीवीपी की भी एक प्रोटेस्ट विरोध प्रदर्शन हुआ था, पर ये सियासी मामला हो जा रहा है क्योंकि एबीवीपी बीजेपी की स्टूडेंट विंग है और ये प्रोटेस्ट काफ़ी हॉस्टाइल हो गया था, जहां पर प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो गई थी। पुलिस ने काफ़ी प्रोटेस्टर्स को डिटेन भी किया था, परंतु जितने सिटीज़न प्रोटेस्ट हो रहे हैं कलकत्ता में और जितने प्रोटेस्ट डॉक्टर्स भी लीड कर रहे हैं वो सारे पीसफुल हैं और कैंडल लाइट विजिल्स भी अभी भी जारी है। कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय माना जाता है, परंतु 10 दिन हो गए हैं अब कलकत्ता काफ़ी आक्रोश में है, गुस्से में
हैं जब तक तो आप कह रही कि है कि यहाँ जस्टिस पर- न्याय की जो मांग है वो जी पूरी नहीं जैसे हो आपने जाती। कहा कि जगह जगह पर सिटीजन प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन वो लाजमी है कि होने ही हैं, पर इसके अलावा भी आक्रोश बहुत है। डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार, और पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी है, रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी है। तनुष्का, आपका शुक्रिया। इस बीच एक खबर ये आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, कि कोलकाता रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर की पहचान हटाने के लिए कहा है। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी और काफ़ी सख्ती से ये कहा था कि ये नाम डॉक्टर की जो पहचान है वो जाहिर नहीं होनी चाहिए थी, पीड़िता की पहचान जाहिर नहीं होनी चाहिए थी, और जो इन लोगों ने ऐसा किया है वो सही नहीं है। तो अब कोर्ट ने ये कहा है कि सभी सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि पहचान हटाई जाए। आशीष भार्गव हमारे साथ हैं। आशीष, कोर्ट ने इसके ऊपर आज सख्ती दिखाई थी, टिप्पणी भी की थी, और ये एक नॉर्म भी है कि पहचान जाहिर नहीं होती है, लेकिन सोशल मीडिया पे और तमाम जगहों पर अब ये सामने आ चुका था। तो अब कोर्ट ने तमाम जगह ये निर्देश जारी किए हैं। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने पिटीशन भी डाली थी और कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है, इसके अलावा कानून का भी उल्लंघन है कि इस तरीके से जो रेप विक्टिम के फोटो, तस्वीरें, नाम, वीडियो ये सब सामने आ रहे हैं, तो इसको हटाने के आदेश जारी किए जाए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इससे सहमति जताई और कहा कि केंद्र सरकार तुरंत इस पर कार्रवाई करे और जो भी वीडियो, चाहे वो डेड बॉडी के हों, घटना के बाद के, या पीड़िता का नाम हो, या कोई भी तस्वीर या कोई भी संदर्भ हो, उसको तुरंत हटाया जाए सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, जहां पर भी ये हैं। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ये उल्लंघन भी है और नए कानून भी पीड़िता की शिनाख्त पर, पहचान पर रोक लगाता है, इसलिए केंद्र सरकार तुरंत कार्रवाई करे। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहां पर भी इस तरह की संदर्भ हैं, वो तमाम चीजें, वो सामग्री तुरंत हटाई जाए। जी धन्यवाद आशीष। ये खबर इस वक्त आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी जगह से पीड़िता की पहचान हटाई जाए, और कोलकाता पुलिस ने भी कई लोगों को इस बारे में नोटिस दी है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर की पहचान को हटाने के लिए कहा है। तो ये अपडेट अब तक का अपडेट हमने आपको दिया, जो कि कोलकाता रेप और मर्डर मामले में हो रहा है, जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स भी बनाने की बात की है, जिसकी रिपोर्ट 2 महीने में देनी है और 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट भी देनी है। सीबीआई से भी रिपोर्ट मांगा है कोर्ट ने। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये एक मामला है जो कोलकाता में हुआ, लेकिन देश के अलग अलग शहरों से, राज्यों से इस तरह के मामले हर दिन आते हैं। और आज हम आपको दिखा रहे हैं कुछ ऐसे मामले जो हाल के कुछ दिनों में अलग अलग शहरों में जो खबरें आई हैं। मुंबई से सटे ठाणे ज़िले में एक बहुत ही दर्दनाक खबर आई कि छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ है। ये स्कूल की बच्चियां हैं, बहुत कम उम्र की, 4 साल की उम्र बताई गई थी इनके। इस मामले में सरकार ने एसआईटी बनाने के आदेश दिए हैं। 4 दिन पहले एक स्कूल में 2 छोटी बच्चियों के साथ ये यौन शोषण का मामला सामने आया, और इसे लेकर वहाँ पर जो अभिभावक हैं उन्होंने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया है। और गुस्सा जो है वो वाजिब है, क्योंकि स्कूल में बच्चों की सुरक्षा अगर ना रहे तो फिर लोग बच्चों को स्कूल किस तरह, किस विश्वास पर भेजेंगे, सवाल ये है। गुस्साए लोगों ने ट्रेन रोकी है, बदलापुर रेलवे स्टेशन पर मुंबई जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया है। रेल रोको आंदोलन की वजह से अब तक 10 एक्सप्रेस ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा है। अभिभावकों का ये कहना है कि स्कूल में उनकी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। स्कूल प्रबंधन से इस मामले में माफ़ी मांगने के लिए कहा है, अपनी बच्चियों को सुरक्षा देने की मांग की है, और इस मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन ये सवाल ज़रूर बना हुआ है कि ये गिरफ्तारी के बाद भी क्या गारंटी है कि स्कूल जो है वो आगे सुरक्षित होंगे। हमारे साथ मेरे सहयोगी सुनील सिंह जुड़ गए हैं। सुनील, इसमें 2 पहलू हैं इसके। एक तो जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अलग अलग जगहों से जो खबर आ रही है, उसके बारे में क्या और जानकारी है, और स्कूल प्रशासन ने इस पर क्या कार्रवाई की है। लोग जो हैं वो डिमांड करते हैं कम से कम माफ़ी मांगे और कुछ कार्रवाई करें कि आगे स्कूल सुरक्षित रहे। ये विश्वास लोगों में होना चाहिए। नगमा, मैं इस समय बदलापुर रेलवे स्टेशन पर हूँ। सुबह तक ये देखिए जो आंदोलनकारी हैं, नाराज, वो इस रेल पटरी पर जमे हुए हैं। बारिश आई इस दौरान, लेकिन तब भी कोई यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है।
पहले पुलिस के आला अफसर आए, थाने पुलिस के कमिश्नर आए, जीआरपी के कमिश्नर आए, उन्होंने समझाने की कोशिश की, तब भी ये नहीं हटे। राज्य में महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री गिरीश महाजन आए, उन्होंने भी अपनी तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन तब भी ये नहीं माने और ये लगातार बने हुए हैं कि उसे फांसी दी जाए, इनकी एक ही मांग है। और हम देखिए अभी कुछ देर पहले तक काफ़ी लोग प्लेटफॉर्म पर से थे, जब उन्हें हटाया गया तो यहाँ से वो फिर पटरी पर आ चुके हैं। और दाईं तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं, जैसे जैसे पुलिस लोगों को हटाना चाह रही है वो पटरी पर कूद जा रहे हैं। और ये मुंबई के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई आंदोलन इतनी देर तक रेल पटरी पर चला होगा और रेल जो है वो पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। ये मामला जितना संवेदनशील है कि सुबह पहले जो अभिभावक थे वो 6 बजे स्कूल पहुंच गए थे, स्कूल के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया, वहां पर काफ़ी उग्र प्रदर्शन हुआ। उनकी मांग थी कि 4 दिन हो गए हैं लेकिन प्रशासन ने स्कूल प्रशासन ने सामने नहीं आया है, उसने अभी तक माफ़ी भी नहीं मांगी है और हमें भरोसा नहीं है कि हमारी लड़कियां सुरक्षित होंगी, हमारी बच्चियां सुरक्षित होंगी। देखिए दरअसल ये जो मामला ये 13 तारीख को हुआ था बताया जा रहा है, 14 को जो है कि परिवार वालों के संज्ञान में लाया गया और फिर मेडिकल कराया गया और जब पुष्टि हो गई तब 16 अगस्त को जाकर मामला दर्ज हुआ। अब विचार कीजिए 13 को जो वारदात हुई है 2-3 दिन बीत गए और तब जाके मामला दर्ज हुआ और तुरंत पुलिस ने हालांकि बाद में उस आरोपी जो सिपाही था, सफाई कर्मी, उसको गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इस बात को लेकर, देरी को लेकर लोग इस तरह से नाराज हैं, इसलिए आज बदलापुर बंद की घोषणा की गई थी। बदलापुर शहर तो आज बंद ही है, लेकिन मुंबई से करजत जाने वाली जो रेल पटरी है, जो रेलवे लाइन है, उस पर अंबरनाथ के बाद बदलापुर स्टेशन आता है। बदलापुर से करजत तक यानी बदलापुर में लोग यहाँ पर बैठे हैं और पूरा रेलवे यातायात यहाँ पर ठप हो चुका है। देखिए इन्होंने फांसी चाहते हैं ये, इसके अलावा कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इन्होंने एक डंडा लिया हुआ है, उसमें फांसी का फंदा लगाया हुआ है और ये सभी नौजवान हैं। लगातार कोशिश हो रही है लेकिन ये बिल्कुल यहाँ से मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल इसमें स्कूल प्रशासन की तरफ से भी कोताही हुई है, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कोताही हुई है, जिसका खामियाजा, जिसकी नाराजगी लोगों में है। पहले तो अब स्कूल प्रशासन का कहना है, अब जाके उन्होंने बताया है कि जो प्रिंसिपल हैं उनको हटा दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। स्कूल की जो शिक्षिका थी, स्कूल टीचर, उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है, आया को नौकरी से हटा दिया गया है और वो कंपनी जो सफाई कर्मी जिस कंपनी का था उसका एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि पूरा मुकदमा फास्ट ट्रैक पर चलाया जाएगा और 2 भी दोषी होंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो दिल्ली में हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है और बाइट भी दी है और बयान भी दिया और कहा है कि इस मामले में SIT बनाई गई है जिसकी कि एक IPS अधिकारी, सीनियर IPS अधिकारी के अगुवाई में इस पूरे मामले की जांच होगी। लेकिन लोग मानने को यहाँ तैयार नहीं है। देखिए वी वांट जस्टिस की लगातार लोग घोषणा कर रहे हैं। ये लोग 10 बजे से न कोई खाना नहीं खाया है, पानी तक भी नहीं पिए हैं। बारिश हुई इस दौरान, पहले धूप थी और इसके बावजूद ये डटे हुए हैं। पुलिस फोर्स देखिए तैयार है, यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स भी लाई गई है, पुलिस बड़ी संख्या में है। लेकिन क्योंकि मामला इतना संवेदनशील है लिहाजा पुलिस बल प्रयोग करना नहीं चाहती। एक बार दोपहर में पुलिस ने कोशिश जरूर की थी बल प्रयोग करने की, लेकिन तब लोगों ने जो रेलवे पटरी पे पत्थर पड़े हैं उसी से पुलिस वालों को ही उन्होंने हमला कर दिया, जिसमें कुछ पुलिस वाले घायल भी हो गए। जिसके बाद से पुलिस अब समझाना चाहती है लेकिन लोग अब भी मानने को तैयार नहीं है, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि अभी भी रेलवे पूरी तरह से बंद है अंबरनाथ के आगे, अंबरनाथ से करजत तक, और लोग पटरियों पर जमे हुए हैं। जी, लोग पटरियों पर जमे, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार वहां से नारे हैं, वी वांट जस्टिस की मांग है। सुनील, ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मामला है और ये तस्वीरें जो हैं वो बहुत पावरफुल भी हैं। इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग जमे हुए हैं, पुलिस वहाँ पर मौजूद है, लेकिन लोगों में गुस्सा, और वो ये गुस्सा वाजिब है। सुनील, जिस तरह की घटना हुई यहाँ पे बदलापुर में स्कूल में, किसी तरह का इंतज़ाम नहीं, सुरक्षा नहीं, छोटी बच्चियाँ थीं और बच्चियों के लिए किसी तरह की कोई वहाँ पर स्कूल में, अगर किस विश्वास के साथ माता पिता बच्चियों को स्कूल भेजेंगे जब स्कूल के अंदर ऐसी हरकत हो सकती है और उसके बाद स्कूल प्रशासन 4 दिन तक खामोश रह सकता है, तो लोगों का गुस्सा तो वाजिब है। अब जो कार्रवाई हुई है, लेकिन ये जो पूरा मामला है सुनील, ये स्कूल किस तरह का है, स्कूल के ऊपर क्या एक्शन अब तक हुआ है, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, स्कूल बहुत पुराना स्कूल बताया जा रहा है, ट्रस्ट का है और जिसमें हर वर्ग के लोग पढ़ने जाते हैं। ये जो बच्ची थी, ये दरअसल इसके जो माता पिता है वो
अमरनाथ में नहीं रहते थे, बल्कि दूसरे डोंबिवली में या दूसरे इलाके में कहीं रहा करते थे नौकरी की वजह से। अपने माँ बाप के पास उन्होंने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास बच्ची को भेज रखा था और बच्ची यहाँ पढ़ाई किया करती थी। और 13 तारीख को उनको पता चला एक दूसरे अभिभावक के जरिए कि बच्ची के साथ इस तरह की हरकत हुई है, और फिर जब मेडिकल टेस्ट कराया गया उन्होंने खुद होकर, तब जाकर उसकी पुष्टि हुई है और फिर ये मामला उठा है और फिर जो है कि 16 तारीख को मामला दर्ज हुआ है। तो साफ तौर पर एक तो पुलिस स्कूल प्रशासन में कोई सुरक्षा व्यवस्था उस तरह की नहीं थी, और जो कर्मचारी रखा गया था सफाई कर्मी जो कि आरोपी है, उसकी कुछ जैसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है उसकी भी जांच वगैरह हुई थी या नहीं हुई थी उसकी जानकारी नहीं है। तो पहले तो स्कूल प्रशासन की तरफ से कोताही बरती गई, कोई जो पहल लेनी चाहिए थी इस पूरे मामले में वो नहीं किया गया, उल्टे मामले को कहीं ना कहीं छिपाया गया और जो आरोप लगा है लोगों के कि मामला दबाया गया। और पुलिस ने भी इतना वक्त क्यों लगाया FIR दर्ज करने में, ये भी बात अभिभावकों की तरफ से उठी थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि जो बच्चियां छोटी थी उनसे बातों को समझना में थोड़ा सा वक्त लग रहा था, इसीलिए देरी की गई। और बड़ी बात यह है कि देखिए कल ही पुलिस ने, जो DCP यहाँ पर हैं, उन्होंने चेतावनी दर्ज की थी कि हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, मामला दर्ज हो चुका है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे कड़ी कड़ी सजा दिलाई जाएगी और फास्ट ट्रैक पे मुकदमा चलाने की मांग भी करेंगे। लेकिन कोई भी अपने कानून हाथ में न ले या फिर बंद करने की कोशिश न करे, हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग आज शहर पर उतरे हैं, सड़कों पर उतरे, स्कूल के सामने उतरे और यहाँ पर रेलवे पटरी पर उतरे हुए हैं देखिए। और बिल्कुल पुलिस जो है एकदम से हम कह सकते हैं कि हस्तबल हो चुकी है। सरकार भी कुछ इसमें से, चूँकि इस तरह का मुद्दा जिस तरह का है, और सबसे बड़ी बात ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है ये किसी एक के नेतृत्व में नहीं चल रहा है, इसमें कोई पार्टी का मुखिया नहीं है, कोई सामाजिक नेता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये स्वस्फूर्त लोगों का मोर्चा है। यही वजह है कि पुलिस और प्रशासन को समझाने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है लोगों को, और लोग जो हैं वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं। जो कोई आंदोलनकारी भी इसमें से कोई उठकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है तो उसकी बात भी वो नहीं सुनते हैं। उनकी एक ही मांग है कि हमें न्याय चाहिए, और न्याय तभी मिलेगा जब उसे फांसी दी जाएगी, और उससे ज़्यादा, उससे कम वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। बात ये भी है कि कोताही बहुत स्तर पे हुई है, और अगर स्कूल है जहाँ छोटी बच्चियाँ हैं तो ये जो सफाई कर्मी की बात है, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि वो सफाई कर्मी वो गर्ल्स टॉयलेट में क्या कर रहा था और उसे वहाँ पर क्यों जाने की इजाज़त थी, ये भी स्कूल को जवाब देना चाहिए। और कई सवाल हैं, लोगों का गुस्सा जो है वो जायज़ भी है जो वो मांग कर रहे हैं न्याय की, और इस वक्त गुस्सा इतना है कि किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जो रेलवे लाइन है बदलापुर में, जो रेलवे स्टेशन है, वो पूरा इस समय जाम किया हुआ है और उस पर लोग डटे हुए हैं न्याय की मांग के साथ। 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। आगे भी कई रिपोर्ट्स देश के अलग अलग शहरों से महिलाओं के साथ बदसलूकी की, यौन शोषण की, इस ब्रेक के बाद। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में निजी अस्पताल की नर्स के साथ रेप करने का मामला आज सामने आया है, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अस्पताल के डॉक्टर शाहनवाज मलिक ने नर्स को बंधक बनाकर रेप किया था। इस वारदात में अस्पताल के एक वार्ड बॉय और एक नर्स का भी नाम था। पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच कराई है और पिता की शिकायत पर आरोपी डॉक्टर शाहनवाज मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले पे और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। रणवीर, इस पूरे मामले के बारे में क्या अपडेट है, क्या कार्रवाई इसमें अब तक हुई है? ये बताइए कि ये मामला जो है वो भी काफ़ी देर के दिनों के बाद रिपोर्ट किया गया और ये एक लंबे समय से ये चल रहा था। देखिए, ये मुरादाबाद का मामला है जहां ABM अस्पताल है, ठाकुरगंज काशीपुर रोड पर है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और इसमें डायरेक्टर हैं डॉक्टर शाहनवाज मलिक। शाहनवाज मलिक पर एक लड़की जो कि उसी अस्पताल में काम करती थी, उसके पिता के तहरीर पर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। मामला ये, आरोप ये है कि 17 अगस्त को डॉक्टर शाहनवाज मलिक ने वार्ड बॉय और एक हॉस्पिटल की महिला कर्मी की मदद से 20 साल की दलित समाज से आने वाली एक अपनी स्टाफ के साथ बंधक बनाकर रेप किया। डॉक्टर शाहनवाज मलिक और उसके 2 सहयोगी जुनैद और महनाज, ये 2 ऐसे स्टाफ थे जिन पर आरोप है कि इन्होंने जो पीड़िता है उसको ये लोग कमरे में बुलाकर ले गए कि डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, कमरे में पहुंचाया और कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद उस लड़की के साथ डॉक्टर ने रेप किया, ऐसा आरोप लगा और उसके बाद पीड़िता के पिता की तहरीर पर FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज
और साथ ही जुनैद और महनाज इन दोनों को भी अरेस्ट किया, यानी कि पूरे मामले में 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। और स्वास्थ्य विभाग की टीम इस ABM अस्पताल पहुंची, मुआयना किया, कुछ कमियां थी, इसको देखते हुए इस अस्पताल को भी सील कर दिया गया है। यानी कि अस्पताल में काम करने वाली लड़की के साथ अस्पताल के ही डायरेक्टर ने अपने 2 स्टाफ की मदद से रेप किया और इस मामले में जब FIR दर्ज हुई तो FIR दर्ज होने के बाद 3 गिरफ्तारियां हुई और जो अस्पताल है उसको सीज करने की भी कार्रवाई कर दी गई है। धन्यवाद आपका। रणवीर अस्पताल को भी इसमें सील किया गया है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये भी एक अजीब खबर आई है मुरादाबाद से, जहाँ पर ये पता चला है कि एक नर्स को बंधक बनाकर जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं वो उसके साथ में यौन शोषण और बलात्कार कर रहे थे। तो इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में और उसके बाद आगे देश के दूसरे हिस्सों से रिपोर्ट। बिहार के नालंदा की खबर, जहां पर बदमाशों ने महिला के पति के सामने उसके साथ दुष्कर्म किया और पीड़िता की गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी है। केस वापस नहीं लेने पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। महिला पति का इलाज करा के गांव लौट रही थी, उसकी साथ में बेटी भी थी। इसी दौरान बदमाशों ने उसे गोली भी मारी है, पति की भी बेरहमी से पिटाई की है। इसमें मामला भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, लेकिन कुछ महीने पहले आरोपी जमानत पर छूट कर आया था और उसके बाद से केस वापस लेने का दबाव बन रहा था। केस वापस न लेने पर उसने महिला की हत्या की है। मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेशनल एडिटर न्यूज़। मनीष, ये वही घटना, उसी तरह की घटना है जहाँ पर जो अपराधी होते हैं वो बाहर आ जाते हैं ज़मानत पर और उसके बाद में फिर एक और संगीन अपराध, और एक एक करके आज इस शो के दौरान हम यही देख रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ जो तमाम अपराध देश के अलग अलग जगहों से सामने आ रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, ये हर दिन का ही मामला है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी खबरें आई हैं जो पूरे देश को जिसने झकझोर दिया है, और नालंदा में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है। निश्चित रूप से नगमा, नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है और वहाँ पर अपराधियों के हौसले अगर इतने बुलंद हैं कि वो किसी जघन्य घटना को अंजाम देने के बाद जेल से रिहा होते हैं और उसके बाद उस घटना के जो विक्टिम हैं उसे गोली मार देते हैं, क्योंकि वो कोर्ट में जाके उनके खिलाफ गवाही ना दे सके, जिससे कि उनको उस आधार पर सजा मिले। ये एक तरह से दर्शाता है कि बिहार में अपराधियों का हौसला इतना बुलंद है और पुलिस का इकबाल कितना कम हो चुका है कि अपराधी दिन दहाड़े ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और साथ ही ये इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पक्ष यह भी है कि जो समाज में थोड़ा दबंग है वो अपराध के बाद अपराध करता है, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं है कि उसे कोर्ट से या उसे पुलिस उसे सजा दिला पाएगी। और जो अगर पीड़ित है, अगर वो गरीब है, वो कमज़ोर है, भले ही उसके साथ कितनी बड़ी घटना ना हो जाए, लेकिन पुलिस उसे न्याय दिलाने में आज के समाज में विफल रहती है। वो भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो कि सत्ता में करीब 19 वर्षों से हैं, उनका अपना गृह जिला क्यों ना हो। नगमा, मनीष, इस मामले को लेकर अभी वहां पर क्या कार्रवाई हुई है, किस तरह क्या एक्शन दिख रहा है? क्या आपने जैसा कहा कि नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहां पर भी अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं और पुलिस का इकबाल कितना गिर गया है, ये दिखता है। जबकि नीतीश कुमार जब आए थे बिहार में, हमें याद है कि लगातार ये बात होती थी कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कितनी सक्रिय हो गई हैं और सख्ती हुई है। लेकिन ये बीच में एक तरह से अब ये दिख रहा है कि वो वापस एक डाउनफॉल हुआ है इसका। निश्चित रूप से अगर डाउनफॉल ना होता तो शायद अपराधियों के हौसले इतने बुलंद नहीं होते, लेकिन ऐसी घटना होने के बावजूद भी अगर आप एक्शन की बात करेंगे तो पुलिस इसे बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती है। आने वाले दिनों में आपको 1-2 अपराधी भले ही गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से आप ये रहें कि शायद ही इनमें से किसी अपराधी को पुलिस जो है सज़ा दिला पाने में कामयाब होगी। अगर पुलिस का कन्विक्शन रेट अगर अच्छा होता तो शायद समाज में ऐसी घटनाएं नहीं होती। नगमा, धन्यवाद आपका मनीष। आपने सही कहा कि अगर डर होता और सज़ा का डर होता तो फिर शायद इस तरह की घटनाएं नहीं होती। यहाँ पर सज़ा काट कर जमानत पे बाहर आते हैं और फिर एक और जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं।
ये पहले भी कई बार देखा गया। एक बार फिर से ये नालंदा में, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा की ये घटना है, जहां पर जमानत पर छूटकर आए कैदी एक हत्या करते हैं। आगे बढ़ते हैं। केरल सरकार ने सोमवार को न्यायमूर्ति के हेमा समिति की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की स्थिति पर चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पावर ग्रुप ये तय करता है कि किसे इंडस्ट्री में रहना चाहिए और किसे फिल्मों में लेना चाहिए। ये ग्रुप पुरुषों का है, जिसमें कुछ निर्देशक होते हैं, निर्माता होते हैं और एक्टर्स शामिल हैं, जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को नियंत्रित करते हैं और सिनेमा में काम करने वाले लोगों पर हावी होते हैं। पावरफुल निर्देशकों, निर्माताओं और एक्टर्स के ग्रुप को माफिया कहा गया है, क्योंकि वो अपने खिलाफ बोलने वालों के करियर को बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। रिपोर्ट में कुछ बड़े एक्टर्स के नाम सामने आए हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी उमा सुधीर जुड़ गई हैं। उमा, आपने ये खबर भेजी थी, इसमें किस तरह की डिटेल्स सामने आई हैं? ये जो रिपोर्ट है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो बातें सामने आई, अक्सर दूसरे फिल्म इंडस्ट्रीज़ की में भी इस तरह की बातें सामने आती रही हैं, लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आता। पर ये जो रिपोर्ट आई है, इससे बहुत उम्मीद है कि फिर चीज़ें सामने आएंगी तो उस पर कुछ कार्रवाई भी होगी। तो क्या इसकी डिटेल्स हैं? इसमें बहुत ही एक्सप्लोसिव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाहर निकल के आया है और शायद इसीलिए ये रिपोर्ट करीब करीब 5 साल बाद आया है। यानी कि 2017 में एक असॉल्ट हुआ था एक विमेन एक्ट्रेस पर। कोच्चि में 2 घंटे तक उसको मोलेस्ट किया गया एक कार के अंदर। एक एक्टर दिलीप है, जिनको इसमें अभियुक्त नंबर 8 बताया गया था और वो जेल भी गए थे। और उसके बाद 18 कुछ विमेन थे जिन्होंने विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव बनाया था उनके सपोर्ट में, एक्ट्रेस के सपोर्ट में। और उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री के पास गए और उन्होंने इस कमीशन की मांग की थी, तो वो कमीशन गठित हुई थी एक जस्टिस, एक वेटरन एक्ट्रेस और एक आईएएस ऑफिसर के साथ। और 2019 में हालांकि ये रिपोर्ट तैयार हो गया था, लेकिन इसको पब्लिक नहीं किया गया। और अब जब पब्लिक हुआ है, तब बहुत ही ऐसी चीजें इसमें रखी गई हैं जिससे लग रहा है कि अब शायद इसके आधार पर ही बहुत सारे एफआईआर्स बुक होनी चाहिए। क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि कास्टिंग काउच की जो हम बात करते हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने ये कहा है कि न सिर्फ सेक्सुअल इंटिमिडेशन बल्कि हर तरह की इंटिमिडेशन और स्ट्रेस में विमेन को रखा जाता है। और जो लोग कोऑपरेट करते हैं, यानी कि जो मांग उनसे की जाती है, अगर वो उस मांग को मान लेते हैं और कोऑपरेट करते हैं तो उनको कोऑपरेटिंग आर्टिस्ट कहा जाता है। और जो लोग नहीं मानते हैं उनको कभी काम नहीं मिलता। उनका ये भी कहना है, रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 15 कुछ लोग हैं जो एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं और सारे ही पुरुष हैं। और इन लोगों ने खुद मिलकर एक माफिया जैसा बना रखा है, जिसकी वजह से कोई और बाहर का आदमी, मेल हो या फीमेल, उसमें नहीं घुस सकते हैं, जबकि जब तक कि उनके जो मांगे हैं और उनका जो कंडीशंस है उसको वो फुलफिल ना करें। और जब मैंने ये विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव के फाउंडर मेंबर डॉक्टर आशा जोसेफ से बात की, तो उन्होंने कहा कि शायद यही वजह है कि 4.5 साल तक ये रिपोर्ट बाहर नहीं आया। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा कि एक तरह से अगर आप देखें तो सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है सिनेमा के इंडस्ट्री को, क्योंकि प्राइवेट पैसा इसमें लगता है और अगर महिलाएं इसमें आना चाहती हैं तो पैसा भी उनके पास नहीं है और इसीलिए उनको सपोर्ट देने की जरूरत है। क्या ये सिर्फ मलयालम सिनेमा तक सीमित है? ये तो बिल्कुल बहुत साफ है कि ये सिर्फ मलयालम सिनेमा तक सीमित नहीं होगी, क्योंकि हर फिल्म इंडस्ट्री में यही बात कुछ पर्दे के पीछे और कुछ पर्दे के सामने आके लोग बताते रहते हैं कि कास्टिंग काउच का मामला है, हैरेसमेंट का मामला है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हेमा कमेटी रिपोर्ट ने सामने रखी है, ये कहा है कि इंटरनल कमेटी आईसी जो फॉर्म होता है विमेन हैरेसमेंट के प्रोटेक्शन के लिए और विमेन को कंप्लेन करने का जो मौका मिलना चाहिए, वो सिनेमा में नहीं मिलता। क्योंकि कहा जाता है कि सिर्फ 30 दिन का शूटिंग था या फिर कुछ महीने का शूटिंग था और हमने इसमें बॉडी नहीं फॉर्म किया। तो हेमा कमीशन का रिकमेंडेशन भी ये है कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें कि इन इश्यूज को भी एड्रेस किया जा सके। क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी टेस्टिमोनीज हैं जिसमें ये कहा गया है कि जैसे कि लोग मजाक उड़ाते हैं कि हीरोइन अपने माँ के साथ जाती है और किसी भाई के साथ जाती है सिनेमा शूटिंग में, लेकिन इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके साथ अगर कोई और नहीं है तो उनके कमरे में रात को जब कोई नॉक करता है बहुत एग्रेसिवली, तो
सेक्सुअल असॉल्ट का भी बहुत खतरा रहता है और इसी वजह से बहुत सारे लोग अपने साथ अपने परिवार के लोगों को ले जाना उचित समझते हैं। बैक टू यू। जी, सही आपने कहा उमा, इसमें बहुत सारी बातें हैं, बड़ी एक्सप्लोसिव डिटेल सामने आई हैं और ज़रूरी था कि सामने आए, क्योंकि सिर्फ मलयालम इंडस्ट्री तक ये सीमित नहीं है, और भी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में ये बातें उठती रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ग्रीवेंस, ये शिकायत दर्ज करने की कोई कमेटी भी होनी चाहिए जहाँ पर इस तरह की शिकायतों को दर्ज कराया जा सके। 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार। तो राज्यसभा की उपचुनाव की लड़ाई अब आखिरी दौर में पहुंच गई है। 3 सितंबर को 12 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव काफ़ी हद तक राज्यसभा की तस्वीर को बदल देंगे। आपको बताएं कि कल राज्यसभा में बहुमत, ये एनडीए को बहुमत मिलने जा रहा है, ये कम से कम इससे तस्वीर साफ हुई और कल आखिरी तारीख है नामांकन भरने की। 12 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 9 राज्यों की ये 12 सीटें जिस पर कि उपचुनाव होगा और 3 सितंबर को इन 12 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए गृह मंत्री अमित शाह के घर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक हुई है। माना जा रहा है कि आज शाम तक इस बारे में सूची जारी कर दी जाएगी। 12 में से एक सीट को छोड़कर बाकी सभी 11 पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के जीतने की संभावना बताई जा रही है। तेलंगाना की एक सीट कांग्रेस पार्टी के पास जाने वाली है। वहां से कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। अगर उपचुनाव की बात करें तो इसके बाद एनडीए राज्यसभा में बहुमत के करीब पहुंच जाएगा। तो ये आंकड़े किस तरह से होंगे ये भी आपको देख करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी हरियाणा की एक सीट जो राज्यसभा की है वहां पर किरण चौधरी को अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो ये हरियाणा के समीकरणों को साधने की कोशिश है और वहां पर यह भी संभावना है कि कांग्रेस पूरा फोकस विधानसभा चुनाव पर ही करे, इसलिए राज्यसभा के उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा ही न करे। वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू हैं जो अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है, उन्हें राजस्थान से राज्यसभा का सांसद बनाया जा सकता है। इसी तरह केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन है, वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा में आ सकते हैं। तो 2 मंत्री हैं जो इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार से एक सीट सहयोगी दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी देने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। इसी तरह पूर्व केंद्रीय मंत्रियों आर.के. सिंह और स्मृति ईरानी के नामों की भी चर्चा है कि इन्हें भी राज्यसभा में भेजा जा सकता है। ये दोनों ही मंत्री चुनाव हार गए थे। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो वहाँ पर बीजेपी एक सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और दूसरी सीट समझौते के मुताबिक अजीत पवार की पार्टी को दी जा सकती है। ये समझौता हुआ था बीजेपी और अजीत पवार की पार्टी के बीच। तो ये एक सीट पर बीजेपी और दूसरी पर अजीत पवार की पार्टी के उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। महाराष्ट्र में 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और राज्यसभा में बीजेपी का जो पलड़ा है वो इस उपचुनाव के बाद ज़्यादा भारी हो जाएगा। वो संख्या क्या है वो भी देख लेते हैं। बहुमत के करीब एनडीए पहुंच जाएगा, ये इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। राज्यसभा में फिलहाल 20 सीटें खाली हैं, तो इस लिहाज से वहां पर मौजूदा संख्या 225 है, यानी बहुमत का आंकड़ा 113 का बनता है। अभी बीजेपी के पास 87 सांसद हैं और एनडीए के पास 101 का आंकड़ा फिलहाल आज की तारीख में है। एनडीए को 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय सांसद का भी समर्थन हासिल है। तो इस तरह से राज्यसभा उपचुनाव के बाद बीजेपी की संख्या बढ़कर 96 हो जाएगी और एनडीए की संख्या 112 तक पहुंच सकती है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है और मनोनीत और निर्दलीय को अगर इसे मिला लिया जाए तो एनडीए के पास 119 का आंकड़ा 3 सितंबर के बाद राज्यसभा में हो सकता है। यानी उपचुनाव के बाद जो राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा है वो 117 रहेगा और एनडीए का आंकड़ा उससे कहीं पार निकल जाएगा। इस तरह एनडीए मनोनीत और निर्दलीयों के सहारे बहुमत का आंकड़ा पार कर सकता है। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि उपचुनाव में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के 4 और 4 मनोनीत सांसदों का स्थान खाली रहेगा। जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद इसका चुनाव होगा और मनोनीत के 4 स्थानों को भी अगर रिक्त भर दिया जाए तो एनडीए अपनी संख्या को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। पिछले 10 साल में एनडीए सरकार को राज्यसभा में बहुमत नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पहली बार एनडीए न केवल बहुमत के करीब पहुंच रहा है बल्कि मनोनीत और बाकी अन्य सांसदों को मिलाकर के ये बहुमत का आंकड़ा भी पार कर सकता है। अभी वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होता है।